राजस्थान की रजत बूंदें सीने पसीने में तरबतर चेलवाजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक-एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसूली से की जा रही है। बसूली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घूंट गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वह अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहनते हुए हैं और नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी चेजारू कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वो भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है। कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कई वर्षों के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है, या तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। या वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती, पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखता नहीं है। ऐसे क्षेत्र में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में ही रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है।
पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह पर नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत और आगर व दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। इस हिस्से में बरसी बूंद रेत में समा कर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो
उसका पेट, उसकी खाली जगह, चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पीने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। पहला रूप है पालर पानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजाड़ी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजाड़ी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजाड़ी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजाड़ी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजाड़ी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजाड़ी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले छेजारू कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। छेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक छेजारू के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम को चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंस के धंसे नहीं। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। छेजारू खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह ऊपर आते जाते खीप घास से बना खुरदुरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है।
ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। तब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं ना तो ज़्यादा पत्थर मिलता है ना खीप ही, लेकिन रेजाड़ी पानी है तो वहाँ भी कुइयाँ जरूर बनती है। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरड़ी, बड़, गैर, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डांगलों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरड़ी की ही है, और उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कई कई चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बधाई की भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। चेजारू ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूँ तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चेजारू के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत के हाथ से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथों की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है, पर जाने के बाद ऊपर उड़ते ही चड़स
अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास में सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फूटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनाकर उड़ाने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नए अपरिचित लोगों की आवाग जावाग भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुएं के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। खड़िया पत्थर की पट्टी पर एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनाई जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुएं भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुएं है। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुएं में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। उससे पानी लेने का हक उसका अपना हक है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वहाँ गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुएं में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिरपरिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुएं। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुएं पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुएं पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचूर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती है। कुएं के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुएं आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलम,
जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्र में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर ज़िले के एक गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 6x20 के नाम से जानते थे। कहीं-कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानेर, जानरे, आलो पार और सिरगू अल्लो पार। अलग-अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग-अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियो के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो धन्यवाद। ये कहानी भी हमारी समाप्त हो गई।